खुशी हमदम अगर होती, मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। वाह वाह वाह, क्या बात है। खुद से ही जो है वो आपने राइटिंग शुरू की। मैं वो चीज़ ढूंढ रहा था जो मुझे चाहिए थी, और वो मेरी राइटिंग थी, वो मेरी शायरी थी, वो मेरी स्क्रिप्टिंग थी। कोई गाना जो बनता है उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है? तो पहले धुन बनवाते हैं और फिर उस पे लिरिक्स लिखवाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो संजय लीला भंसाली साहब का यही प्रोसेस जी हाँ, है कि बिल्कुल वो उनका प्रोसेस है, वो पहले लिखवाते हैं। मैं खुद एक सिचुएशन बनाता हूँ, मैं खुद एक कैरेक्टर बनाता हूँ और अच्छा। फिर उस पे लिखता हूँ, और या जो मेरे पास मुखड़ा पहले से लिखा हुआ है उस ओरे में जो फिट हो सके तो मैं वो सुनाता हूँ। बिनते दिल में आपने दूसरी भाषाओं का जो है वो सहयोग लिया है। अगर खूबसूरती का कोई दिल होता तो वो ये कैरेक्टर ये कह रहा है कि मैं मिस्र की खूबसूरती के भी दिल की बेटी। ओह, तो म्यूजिक कंपोजर अपने हिसाब से जो है वो लिखवा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन रहता होगा गानों को लेकर। गाना जो है वो फिल्म को ही सपोर्ट करता है, फिल्म को बढ़ाता है, फिल्म को बूस्ट करता है, फिल्म को आगे लेके जाता है। आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। वाह। और फिर मक्ता ये था कि बह रहा है सब्र का दरिया जो आंखों से दुराज, एक मुद्दत से प्यासे हम सी पानी में। वाह, क्या बात। साहब, स्वागत है आपका, और शो की शुरुआत जो है वो आप एक शेर से करेंगे। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपके शो का, और शो की शुरुआत जो है वो शेर से आप जैसा करने की बात कर रही हैं, तो चलिए मेरा एक शेर है, यहाँ से हम करते हैं कि खुशी हमदम अगर होती, मुझे रोने को क्या होता। खुशी हमदम अगर होती, मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। वाह वाह वाह, क्या बात है। और ये वाला शेर जो है इसके बल्कि मुझे याद आता है कि कई साल पहले आपने एक पूरी गजल इसकी सुनाई थी, वो जी जी, वो हम शो को वाइंड अप जब करेंगे तो जो है वो करेंगे। थोड़ा सा बचपन कैसा था? देखिए, बचपन तो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसा किसी छोटे शहर के छोटे गांव के बच्चों का होता है। बिल्कुल नॉर्मल, कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, और एकदम छोटा सा गांव जहाँ पे बस से उतर के रिक्शा लेके जाना पड़ता था, और एकदम बिल्कुल इंटीरियर का गांव था, छोटा सा, मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार की आबादी होगी उस वक्त। मुजफ्फरनगर? नहीं, मुजफ्फरनगर तो डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। मुजफ्फरनगर के वो एक डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद फिर एक छोटा सा गांव संबल हेड़ा नाम है उसका। अच्छा। संबल हेड़ा, तो वो मैं उस गांव से बिलोंग करता, तो बहुत ही मुश्किल नहीं कह सकते, लेकिन उस वक्त का जो बचपन जैसा होता था वैसा था। हाँ, हमें थोड़ा सा प्रिविलेज ये था, थोड़ी सी फैसिलिटी ये थी कि हम किसान के घर में पैदा हुए, काफ़ी ज़मीनें थी हमारे यहाँ, आज भी हैं, तो हम एक ज़मींदार के घर में पैदा हुए, तो कुछ फैसिलिटीज़ थी, लेकिन बस वो एक लिमिटेशन थे हर चीज़ों। और तो उसके बाद फिर बचपन हो गया, कॉलेज हो गया? जी हाँ, फिर वो धीरे धीरे वही पढ़ाई शुरू हुई, फिर थोड़ा लेट पढ़ाई शुरू हुई, चूँकि वहाँ। और पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में मैं ठीक था। अच्छा। ठीक मतलब अच्छा था, कोई बहुत ग्रेट नहीं था, क्योंकि मेरा जहन जो है वो शुरू से इधर उधर बिखरा हुआ था। मतलब एक्चुअली से बिखरा हुआ नहीं कह सकते, मैं किसी बचपन से ही, जब कोई चीज़ खुदा आपको देता है तो वो तो बचपन से ही होती है, लेकिन उसका पता नहीं चलता, तो उसकी खोज में इंसान की रूह जो है मेरे ख्याल से वो लगी रहती है। तो मैं भी एक ऐसे, मतलब मेरे मेरे नेचर में कह लीजिए एक भटकाव था। भटकाव इन द सेंस, एक जगह पे मैं ठहरता नहीं था, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो उसमें एक जंपिंग नोट्स बहुत थे। तो वो इसीलिए थे कि मैं वो चीज़ ढूंढ रहा था जो मुझे चाहिए थी, और वो मेरी राइटिंग थी, वो मेरी शायरी थी, वो मेरी स्क्रिप्टिंग थी, वो मेरी गाने की लेखनी थी, जो भी उसको कह लीजिए। और गाने का लेखन आपने वैसे, मतलब हालांकि सीखा भी नहीं जाता है जी, खुद से ही जो है वो आपने राइटिंग शुरू की, मतलब एक होता है ना कि किसी को गुरु बनाया और फिर जो है वो शुरू किया? जी नहीं, वहाँ तो खैर हाँ, ये बात अलग है, चूँकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ रहा था, तो उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, और जब मैंने शायरी शुरू की तो उस वक्त उर्दू की सख्त ज़रूरत थी, अच्छी उर्दू में मुझे आनी चाहिए, लिखनी पढ़नी, तो वो मैंने सीखी, उसके मैंने उस्ताद मैंने बनाए थे, और फिर मैं एक मदरसे में गया था सीखने,
और उर्दू तो वहाँ पे मैं एक साहब से सीखने गया था, लेकिन मेरा पैशन और मेरी शिद्दत देखने के बाद जितने भी वहाँ पे उस्ताद यानी टीचर्स थे पढ़ाने वाले, उन सब ने मुझे मिल के पढ़ाया और मैंने डे नाइट उस पर मेहनत की और मैं वहीं रहने लगा और वहीं खाने पीने लगा। तो वो क्या मुझे वक्त जो है वो ज़्यादा मिला और उससे मेरी उर्दू ठीक ठाक हो गई चंद दिनों इन द सेंस मेरे ख्याल से 6-8 महीने उसमें लगे हैं, तो वो ठीक ठाक हो गई थी। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। कि तेरा जिक्र है इत्र है कि कोई बैक स्टोरी है? नहीं, देखिए बैक स्टोरी तो नहीं है, लेकिन जब मैं मुंबई पहली बार आया था, हमारे गांव से क्या मेरे ख्याल से हमारे ख़ानदान से, गांव से शायद कोई आया हो, लेकिन हमारे ख़ानदान से तो कोई नहीं आया था, यानी दिल्ली तक भी लोग बड़ी मुश्किल से आते थे। तो मैं इतना लंबा सफ़र तय करके आया और मैं यहाँ मेरे वालिद को थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे यहाँ भेजा। हालांकि शुरू में वो भी राज़ी नहीं थे। अच्छा। हाँ, उनको मैंने राज़ी किया और मेरी दादी साहिबा जो थी वो अब नहीं है दुनिया में, और उन्होंने और मैंने मिलके अब्बा को राज़ी किया और ज़बरदस्ती जो है वो राज़ी किया। और फिर वो जब मैं यहाँ आ गया तो फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो वो तेरा जिक्र पे कहानी बात चल रही थी। यहाँ आने के बाद अब चूँकि मैं इतनी दूर आया था घर वालों से और मैं बहुत ज़्यादा कहीं बाहर रहा नहीं था इतनी दूर, तो वो जो एक जिसमें मेरी माँ की भी याद थी, मेरी बहनों की भी याद थी, मेरे भाइयों की भी याद थी, मेरे वालिद की भी याद थी, मेरी दादी की भी यादें थी और मेरे गांव की, मेरे जो मोहल्ले की, और बहुत सारी उस छोटी सी जगह की यादें थी जो जब मैं यहाँ कभी उन चीज़ों के बारे में सोचता था तो वो यादें ना महकती थी और मुझे उनमें से हर रिश्ते की खुशबू आया करती थी। तो वहाँ से ये आइडिया आया कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ। तो और भी बहुत सारी ऐसी यादें थी जिनको यहाँ कहा भी नहीं जा सकता और कहना भी नहीं चाहिए, तो वो भी यादें थी। मतलब कुल मिला के यादों का पूरा एक पोटला था और उसमें से ये खुशबुएं आया करती थी, अलग अलग रिश्ते की खुशबुएं आती थी। तो वहाँ से ये आइडिया आया। और तभी पूरा गाना लिख लिया था आपने या नहीं? तब तो लिखा नहीं था। ये गाना मैंने तकरीबन 2009 में मैंने ये गाना संजय जी को दिया और उसके 4 साल पहले मैंने ये मुखड़ा लिखा था। अच्छा। और हालांकि अंदर मेरे चल रहा था बहुत दिन से और मेरे जहन के आसपास, तो वो जो मैंने बताया कि अब मुझे ये क्लियर हुआ कि ये वहां से ये चीज आई, और पहले इतना क्लियर नहीं था लेकिन ये चीजें चलती रहती थी। तो ये 3-4 साल या 5 साल पहले मैंने लिखा और उसके बाद मैंने जब इसका सही वक्त आया मैंने संजय जी को सुनाया और उनको ये बहुत पसंद आया। मैं उन्हें फिर थैंक्स करना चाहूँगा कि वो इस तरह की चीज़ें जो मैंने स्टोर की हुई वो हमेशा लेते हैं। और जैसे यहाँ एक वाकया मैं बताऊँ जो शायद आप नहीं पूछेंगी कि मैं शायर क्यों बना, इसके पीछे एक कहानी है और मुझे पता नहीं था। मैं बहुत दिन से इसकी वजह ढूंढ रहा था। जब मैं आया था बॉम्बे और लिखने लगा था तो मैं इसकी वजह ढूंढ रहा था, लेकिन कोई वजह नहीं मिलती थी क्योंकि मेरे गांव में कोई शायर, कोई गीतकार, कोई राइटर और कोई इस तरह का इंसान था ही नहीं। और मेरे ख़ानदान में कोई नहीं था। मेरे घर में मेरे ख्याल से 2-4-5 पुश्ते जो मुझे बताई हैं मेरे वालिद ने, तो वो भी मुझे पता है कि उसमें कोई नहीं था। तो ये आई कहाँ से, मैं शायर कैसे बना? तो मुझे मैं इस पर कई सालों रिसर्च करता रहा। फिर मुझे पता चला कि जबकि पता जो है क्या चला हो, तो शुरू से मुझे पता था, लेकिन जहन में देखिए हमें पता नहीं होता कि यहाँ से कोई चीज़ निकलेगी और बड़ी मुश्किल से हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मी का नाम जो है वो काफिया खातून है और काफिया जो है वो शायरी में एक अहम एक रुकन है, मतलब जिसे हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो वो मेरी वाला का नाम काफिया खातून है। तो अब सोचिए, और ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि नाम के असरात जो होते हैं वो आदमी के खून में होते हैं। उसे जिस नाम से पुकारा जाता है उसके असरात उसके खून में जाते हैं। इसीलिए हम सोच के रखते हैं, अच्छा नाम रखते हैं। माँ बाप ये फर्ज है कि अच्छा नाम रखा जाए ताकि जब उसको लोग पुकारें या उसके असरात उसके खून में जाएं तो वो बेहतर हो, है ना। जैसे रावण नाम नहीं रखते या हमारे यहाँ फिरौन नाम नहीं रखते। नाम तो वो भी ठीक ही थे, लेकिन उस कैरेक्टर के उस नाम के लोग ठीक नहीं थे, तो उसके असरात कहीं इंसान के खून में आके इंसान वैसा बिहेवियर ना करे लोगों के साथ, इसलिए वो नाम नहीं रखे जाते। तो अब जाहिर सी बात है, मेरी अम्मा का वादा का नाम काफिया खातून, तो उन्हें जब पुकारा जाता हो तो वो शायरी
के असरात उनके खून में थे, तो वहाँ से वो ट्रांसफ़र होके, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, तो वो मेरे अंदर आए और फिर मुझे पता चला कि मेरी वजह शायरी एक्चुअली ये है। बचपन में जैसे लोग कविताओं का मैंने बहुत सुना है कि जिन्हें कविता लिखने का शौक रहता है वो पढ़ते जाते हैं जहाँ उनको मौका मिलता है। जी। आप भी ऐसा करते थे? नहीं, बचपन में तो ऐसा नहीं था। हाँ, शायरी में सुनता ज़रूर था। अच्छा। हाँ, शायरी जब मैं सुनता था, शायरी हमारे यहाँ काफ़ी मुशायरे होते थे, तो जब मैं शायरी सुनता था तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता था वो सुनने के बाद। और उसमें क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती थी जो दिल को टच कर जाती थी, और अक्सर शायरी में कुछ क्या सारी बातें ऐसी होती हैं, वो रूह से ही आपकी जो है वो कनेक्ट होती है। और तो पढ़ता तो इतना नहीं था, लेकिन हाँ सुनता था मैं, मतलब मुशायरों में जाके लाइव सुनता था, तो वहाँ से एक दिलचस्पी थी शायरी से, एक लगाव था। और फिर बाद में मेरे आसपास कुछ चीज़ें ऐसी हुई जब मैं छोटा था, यानी छोटा ही था मैं, बॉम्बे आने के पहले मैंने बॉम्बे आया तो 19 साल की मेरी उम्र थी। तो उस वक्त कोई बहुत बड़ी उम्र तो थी नहीं, तो ये था कि जो मेरे आसपास कुछ बातें हो रही थी या कुछ चीज़ें हो रही थी जो मैं महसूस कर रहा था, जिन्हें मैं कहना चाहता था, तो वो छोटा मुँह बड़ी बात थी, मेरी बात वहाँ कौन सुनता। और वो तो ऐसा एरिया है कि वहाँ तो आज भी बड़ी मुश्किल से लोग किसी की बात सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं। अब खैर दुनिया बदल रही है, तो उस वक्त बड़ा मुश्किल था कि मैं कोई बात कहूँ और मेरे आसपास के लोग वो बात सुने, उस पर अमल करें या उसको ठीक करें। तो अब मैं अपनी बात कहना चाहता था, और छोटा मुँह यानी बचपन था, तो मुझे लगा कि कोई ऐसी चीज़, तो ये शायरी जब मैं सुनता था मुझे लगता कि ये शायरी जब आदमी पढ़ता है तो कोई ये नहीं देखता कि ये शायर छोटा है या बड़ा है, इसकी उम्र क्या है, ये किस जो है कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ये कोई नहीं सुनता, ये कोई देखता नहीं, बस उसकी बात वो क्या कह रहा है वो सुनते हैं। तो मुझे लगा इससे अच्छा मीडियम तो कोई है ही नहीं अपनी बात पहुंचाने का। तो मैंने फिर लिखना शुरू किया कि शायद जो मैं फील कर रहा हूँ, या जो मेरे आसपास चीज़ें हो रही हैं, या जो मैं करना चाहता हूँ, या जो मेरी तकलीफ है, जो मेरी खुशी है, बहरहाल जो भी है, मैं उसे एक्सप्रेस कर सकूँ और फील कर सकूँ। तो ऐसा एक मीडियम मुझे ये मिल गया कि लोग, जब फिर मैंने शायरी शुरू की, वहाँ पे टूटी फूटी शायरी शुरू की, तो जब मैं पढ़ता तो लोग वाकई तवज्जो से सुनते थे। यार शेर सुनिए तो लोग रुक जाते थे और वो सुनते थे। तो ये तो कमाल हो गया कि मतलब मुझे एक मीडियम मिल गया मेरी बात कहने का। और बस फिर वही हुआ कि फिर पता चला कि मेरे जज्बातों को उससे बड़ा सुकून मिला, और मेरी फीलिंग को वो मैंने उसको टच किया और महसूस किया, और फिर उसमें मज़ा आने लगा। और फिर ये यकीन हो गया मुझे कि मैं यही करने के लिए बना हूँ। तो लेकिन कब हुआ, मतलब ये बॉम्बे आने की तकरीबन 1-1.5 साल पहले। अच्छा जी, ओके, कि लगा कि यही इसी में करियर जो है वो बनाना, इसी में बनाया जाएगा, यही काम है। करियर तो इतना नहीं सोचा था कि हम क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर सोचा था कि अब जिंदगी भर यही करना है, इसमें कुछ होगा या नहीं होगा ये तो उस वक्त नहीं पता था, और इतनी कोई सोच भी नहीं थी उस वक्त। लेकिन ये था कि नहीं, यही है अब, मुझे यही काम करना है, और मैं किसी दूसरे काम के लिए नहीं बना हूँ, ऐसा यकीन होने लगा था। और फिर यहाँ आने के बाद तो फिर वो हो ही गया। कोई गाना जो बनता है उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है? देखिए, डिपेंड करता है डायरेक्टर पे कि वो उसकी सोच किस तरह की है, और वो पोइट्री को ज़्यादा वैल्यू करता है या कंपोजिशन को ज़्यादा वैल्यू करता है। तो अगर डायरेक्टर पोइट्री को वैल्यू करता है, उसकी समझ में आती है पोइट्री, और किसी भी चीज़ की वैल्यू ना वैल्यू तब होती है जब वो समझ में आती है या नहीं आती है। मैं ये साफ कहना चाहूँगा, कोई इसमें उसकी बात नहीं है। तो 90% लोग यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं कि वो पहले कंपोजिशन बनवाते हैं, तो उनको पोइट्री की शायद इतनी समझ नहीं है, या अच्छा, पहले धुन बन जाती है। हाँ, या वैल्यू नहीं है, तो पहले धुन बनवाते हैं और फिर उस पे लिरिक्स लिखवाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा, हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस ज्यादातर लोगों का। जी हाँ, 95% लगभग। अच्छा। और कुछ लोग जो 5% है जो पोइट्री को बहुत वैल्यू करते हैं, पोइट्री की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, पोइट्री समझते हैं, तो वो लोग पहले लिखवाते हैं। अच्छा। और फिर उसे कंपोज करवाते हैं कंपोजर्स। अच्छा, ओके। तो ये लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पोइट्री समझता है तो वो म्यूजिक नहीं समझता, क्योंकि पोइट्री अपने आप में एक म्यूजिक है। पोइट्री जो है, जो उसकी रिदम है वो भी म्यूजिक है, और जो म्यूजिक की रिदम है वो भी पोइट्री है। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे से जेल चीजें हैं, और एक दूसरे में गुथी हुई चीजें हैं, यूँ कह लीजिए। तो इसमें मेरे ख्याल से आज़ादी से अगर लिखा जाए तो पोइट्री, क्योंकि पोइट्री में ख्याल होता है, ख्याल तो खैर धुन में भी होता है,
लेकिन धुन का ख्याल जो है वो इतना लोगों तक डायरेक्टली नहीं पहुंचता जितनी पोइट्री पहुंचती है। तो इसलिए पोइट्री पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को, जो कि नहीं देते हैं। इसीलिए शायद कम अच्छे गाने आजकल लोगों की शिकायत होती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिस चीज़ पे कम ध्यान दिया जाता है वो चीज़ आप किसी भी जिस चीज़ में आप उसको लगाते हैं वो वहाँ पूरा काम नहीं करती है। क्योंकि उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है आपने अच्छी नहीं खरीदी होगी, आपने अच्छी नहीं लगाई होगी, और जब अच्छी नहीं लगाई होगी तो वो दूर तक जाएगी नहीं। और जब आप बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत ध्यान देते हैं कि भाई मेरी जो है फला कार मुझे किसी कंपनी की खरीदनी है, वो बहुत कमाल का माइलेज देती है, बहुत कमाल, उसमें मेंटेनेंस बहुत कम है, जब हम ये सारी चीजें सोचते हैं तो हम कुछ अच्छी चीज लेते हैं। और जब हम ऐसे हाँ ठीक है ले लो, तो फिर हम कुछ भी ले लेते हैं, तो वो उतना वर्क नहीं करती। तो इसलिए ये सब चीज का ऐसा ही है। तो संजय लीला भंसाली साहब का यही प्रोसेस? जी हाँ बिल्कुल, उनका प्रोसेस है, वो पहले लिखवाते हैं अमूमन, मतलब 99% वो पहले लिखवाते हैं। तो वो क्या, उनकी ब्रीफ क्या होती है? उनकी ब्रीफ जो है वो देखिए, ये बड़ी अजीब बात है, और अजीब क्या, मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्री के लिए बहुत अजीब होगी। संजय जी जो है वो कभी भी अपनी फिल्म गानों पे नहीं थोपते। अच्छा। वो हमेशा ये कहते हैं कि कहानी तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप पहले मुझे कोई इस बीच में जो आपने सबसे अच्छा मुखड़ा लिखा हो, जिससे आपको ये लगता है कि ये कमाल कर देगा, ये कमाल मुखड़ा है, मुझे तुम वो सुनाओ, तो मैं उसे अपनी 3 घंटे की या 2.5 घंटे की फिल्म मैं वो गाना मैं एडजस्ट कर लूँगा। आप मेरी 3 घंटे की फिल्म गाने में कैसे? अच्छा। तो उनका ये मुझे ये आसानी देते हैं, और ये बहुत कमाल की आसानी लोगों की समझ नहीं आती है, ये बहुत देर में समझ में आती है, और देर में आएगी। ये कमाल की फैसिलिटी रहती है एक राइटर के लिए। तो अब मैं अपना 100%, हालांकि थोड़े से कुछ वो इशारे देते हैं जिसमें मैं कोई बिल्कुल अलग भी नहीं निकल जाऊं, तो लेकिन फिर मैं उसमें अपना 100%, मैं खुद एक सिचुएशन बनाता हूँ, मैं खुद एक कैरेक्टर बनाता हूँ, और अच्छा। फिर उस पे लिखता हूँ, और या जो मेरे पास मुखड़ा पहले से लिखा हुआ है उस ओरे में जो फिट हो सके, तो मैं वो सुनाता हूँ। तो मतलब किसी गाने का, किसी सिचुएशन का कोई ब्रीफ वैसे नहीं बहुत ज्यादा नहीं देते हैं वो। अच्छा। कुछ गानों का जो बहुत ही जिस गाने में फिल्म का स्क्रीन प्ले वर्क कर रहा होता है, वो जुड़ा हुआ है, तो वो फिर वो सिचुएशन बताते हैं। अदरवाइज वो पहले कोई अच्छा मुखड़ा, कोई कमाल की चीज़ सुनाओ, और वो हमेशा वो तेरा जिक्र है इत्र है ऐसे ही लिया हुआ है, जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख के जाती है, वो भी ऐसे ही लिया हुआ है। उसके बाद फिर अगर हम बाजीराव मस्तानी पे आते हैं तो आयत की तरह वैसे ही लिया हुआ है, और फिर वो आज इबादत रूबरू हो गई जो मांगी थी उस दुआ से कुछ, तो वो ऐसे ही लिया हुआ है। उसके बाद फिर पद्मावत में आते हैं तो वो एक दिल है एक जान है ऐसे ही लिया हुआ है, और बिनते दिल भी मैंने पहले लिखा, फिर उन्होंने कंपोज किया है, वो भी ऐसे ही लिया हुआ है। और फिर हीरा मंडी में आप आ जाएं तो, या उसमें गंगूबाई में अगर आप आए तो जब सैया आए शाम को, ऐसे ही लिया हुआ है। फिर एक गाना जो अरिजीत ने गाया जो बहुत ही खूबसूरत गाना था, संजय जी ने बहुत ही वो कमाल के कंपोजर हैं, बहुत ही कमाल कंपोज किया था कि मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने लगे, हमको भी इतनी खुशी तो वो मुस्कुराने लगे। और फिर वो सुना है कि उनको शिकायत बहुत है वो कव्वाली, वो भी ऐसी ली हुई है। और फिर हम जब आते हैं तो हीरा मंडी में फिर हम आते हैं तो एक बार देख लीजिए, वो भी ऐसे ही लिया हुआ है पहले। और 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है, वो भी मैंने पहले ही लिखा है। फिर मासूम दिल है मेरा इसे तोड़ दिया जाए, वो भी मैंने पहले लिखा है। तो बाकी और उनके बोलने पे लिखे हैं मैंने, बट लिखे मैंने पहले ही हैं, फिर उन्होंने धुन बनाई। आप बड़े लकी हैं कि आपको वो फैसिलिटी, बिकॉज बहुत कम राइटर होते हैं जिन्हें ये सुविधा जो है। बिल्कुल, बिल्कुल। इन सारे गानों में तो साहब ऐसा कोई गाना रहा जो बहुत डिफिकल्ट गया हो वैसे लिखने के लिए? नहीं, देखिए संजय जी के साथ कोई भी गाना आसान नहीं है, और होना भी चाहिए। मैं चाहता हूँ संजय जी देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, वो बहुत पैशनेट है, और वो बहुत चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जब हम ध्यान देते हैं तो हम फिर बहुत चूजी हो जाते हैं। और जैसे अगर गाने लिखने में हम करें कोई अगर पॉइंट निकालें कि वो कौन कौन सी चीजें जिस पर ध्यान देते तो क्या हो सकता है? वो पूरे गाने पे ध्यान देते हैं, जैसे पूरे गाने पे स्टार्ट टू फिनिश एक एक लाइन पे वो ध्यान देते हैं। तो इसलिए वहाँ गाना लिखना मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं होता बल्कि चैलेंजिंग अच्छी चीज निकलती है उसमें। और हर डायरेक्टर को इतना ही मुश्किल होना चाहिए, इतना ही पैशनेट होना चाहिए, इतना ही ध्यान देना चाहिए। और
मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप संजय जी को कॉपी करें या मतलब उस तरह की बात सब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तो सबको ऐसे होना चाहिए, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि गाने फिल्म के लिए बनते हैं और हर डायरेक्टर के लिए फिल्म बहुत जरूरी होती है और फिल्म उसके नाम से जानी जाती है। तो गाना जो है वो फिल्म को ही सपोर्ट करता है, फिल्म को बढ़ाता है, फिल्म को बूस्ट करता है, फिल्म को आगे लेके जाता है। तो मेरा ये कहना है कि हर डायरेक्टर को इसी तरह काम करना चाहिए क्योंकि उससे फिल्म का फायदा होता है और फिल्म के फायदे के लिए जो चीज हो सकती है वो करनी चाहिए। आपने बिनते दिल की बात करी, पद्मावत की बात करी, घूमर सॉन्ग की हम जब बात करते हैं और बिनते दिल की, इसमें घूमर तो राजस्थान का जो है वो फोक है, तो उसके वर्ड्स थारा मारा जो है वो समझ आते हैं। बिनते दिल में आपने दूसरी भाषाओं का जो है वो सहयोग लिया है, तो मुझे पहले तो वो भाषाएं जाननी है कौन सी हैं और दूसरी वो आपने कैसे मतलब कैसे उनका इस्तेमाल किया? देखिए उसमें ज्यादातर तो उर्दू ही है और अच्छा, बिनते दिल, हाँ बिनते दिल उर्दू है, लेकिन कहीं कहीं उसमें मैंने फारसी के भी कुछ वर्ड इस्तेमाल किए हैं और कुछ वर्ड मैंने अरबी के भी यूज किए हैं। जैसे बिनते दिल, ये अब दिल जो है वो किसी अलग जबान का वर्ड है और ये जो बिनते है, ये बिनते जो है ये अरबी का वर्ड है। मैंने रिसर्च करा था, बिनते इजिप्टियन वर्ड कुछ बता रहा था। नहीं बिनते वो एक्चुअली वो गूगल पे तो खैर जो डाला जाता है वही होता है। उसमें एक वर्ड है जो आज तक उसका जो जिसने ट्रांसलेट किया उसको अंग्रेजी में या दूसरी जबान में या रोमन में कह लीजिए, तो उन्होंने उसमें कारिजो लिखा हुआ है, जबकि कारिजो है ही नहीं, वो आरिजो है। आरिज कहते हैं गाल को और आरिजो मतलब गालों को। तो यही रिसर्च मुझे जानना था कि ये आपने पूरा गाना तो ये इसमें यही है कि इसमें अरबी के वर्ड है। तो बिनते कहते हैं बेटी को, अच्छा, यानी जैसे कोई किसी की बेटी है तो उसको बिनते फला है या बिनते जो उसका नाम होगा, ये बिनते दिल है या बिनते हार्ट है या बिनते फोन है, यानी फोन की बेटी है। अच्छा, तो ये तो दिल की बेटी ये वो वर्ड है। और फिर इसमें जो वो इजिप्शियन जो आपको मिला है वो एक्चुअली इसलिए मिला होगा कि जो मिस्र है उसका नाम अब इजिप्ट है। हाँ, और मैंने उसमें मिस्रिया यूज किया हुआ है। अच्छा, जैसे मैंने उसको ना मिस्रिया मैंने जैसे हम मुरादाबाद को कोई अगर कोई मुरादाबाद का है हम उसे मुरादाबादी बोल देते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर का है तो मुजफ्फरनगरी बोल देते हैं। तो मैंने ये प्रिविलेज लिया और इसको शायरी मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, इस वर्ड को मैंने इसको मिस्र, वो हालांकि मिस्र है वो, मैंने उसको मिस्रिया कर दिया कि भाई ये आदमी मिस्र का है या ये मिस्र की बात है। क्योंकि इजिप्ट की खूबसूरती जो है मिस्र की वो दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती थी और मानी जाती है आज भी। तो अब बिनते दिल मतलब दिल की बेटी, और अगर खूबसूरती का कोई बॉडी हो या कोई जिस्म हो तो जैसे हमारे जिस्म में सबसे खूबसूरत पार्ट जो है वो हार्ट होता है। वो डॉक्टर के हिसाब से देखें तो जो पूरी बॉडी में जो खून को पंप करता है, खून को पहुंचाता है, वो भी हार्ट है। तो सोचिए वो कितना कमाल काम कर रहा है, क्या कमाल की चीज़ है। और अगर हम ऐसे जैसे दिल हम बोलते हैं और दिल से सोचते हैं और दिल से लिखते हैं, इस तरह की बातें जो बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत पार्ट इंसान की बॉडी में जो होता है वो दिल होता है, हार्ट होता है। तो इसलिए मैंने वो कहा कि अगर खूबसूरती का कोई दिल होता तो वो ये कैरेक्टर ये कह रहा है कि मैं मिस्र की खूबसूरती के भी दिल की बेटी हूँ। हाँ, वो कैरेक्टर ये कह रहा है कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, या आप इसके साथ उसके साथ कहाँ जा रहे हैं, आप मेरे साथ एक्चुअली ये। तो ये जो मतलब ये शब्दों का कहाँ से आते हैं, मतलब बिकॉज सारी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं और एक गाने में वो भी लय के साथ बांध के लिखना जी है तो मुश्किल काम ही, लेकिन क्या है कि हमारा यही काम है तो हम यही करते रहते हैं। और वो कोई बहुत ज़्यादा मुझे भी ना बहुत ज़्यादा अरबी आती है, मुझे ना फारसी बहुत आती है और उर्दू मुझे आती है। तो उर्दू में क्या है, एडॉप्शन है हर जबान का, अरबी का, फारसी का, टर्की का, अफगानी का। अच्छा, पहले से ही है? हाँ, पहले से ही। और हिंदी का और संस्कृत का, मराठी का, गुजराती का, अंग्रेजी का। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये जो जबान है उर्दू, ये खुद अपने आप में कोई इसकी पहचान नहीं है, ये कोई खुद अपने आप में कोई जबान नहीं है। अच्छा, ये एक मिक्स जबान है, यानी खिचड़ी जबान है। ये एक्चुअली ये उस टाइम पे यहाँ एशिया में जो है वो
बिजनेस करने के लिए एक जबान चाहिए थी, क्योंकि क्या था ना, लोगों का एक्सेस नहीं था एक दूसरे पे, एक दूसरे का आना जाना इतना नहीं था, तो जबानें एक दूसरे ने सीखी नहीं थी। इवन हिंदुस्तान में हमारा देश इतना बड़ा था पहले, तो आज भी इतना बड़ा है कि उस वक्त ना लोग इस स्टेट के लोग उस स्टेट में बहुत मुश्किल से जा पाते थे, तो वो दूसरे स्टेट की जबान नहीं जानते थे, या इतना नहीं उनको सारी चीजें बारीकी से नहीं पता थी। और बाहर की तो छोड़ ही दीजिए, जिसमें पूरा उसमें ईरान आ गया, उसमें इराक आ गया, उसमें सऊदी आ गया, उसमें पूरा गल्फ कह लीजिए, टर्की आ गया, तो ये सब यहाँ बिजनेस, और इंडिया हमेशा से बिजनेस का हब रहा है, तो यहाँ जो बिजनेस करने लोग आते थे तो उनके लिए एक जबान बनाई गई जिसमें सारी जबानों के वर्ड ले लेके डाल दिए गए, जो बहुत जरूरी वर्ड थे उनके भी इनके, ताकि सब एक दूसरे की जबान समझ सके। अच्छा, हाँ, तो इसलिए फिर ये उर्दू बनाई गई। तो ये कोई अपने आप में कोई, अब तो इसको खामखा एक बेवजह इसको एक रंग दे दिया गया है कि ये साफ फला की जबान है या फला की जबान है। अरे भाई, ये हिंदुस्तान की जबान है और ये बिजनेस की जबान थी उस वक्त की, और ये अच्छी जबान थी। इसमें क्या थोड़ा सा क्योंकि जो चीज बहुत सारी चीजों से मिलके बनती है उसमें ऑटोमेटिकली मोहब्बत पैदा हो जाती है, क्योंकि उसमें सारे सबके गुण होते हैं। तो इसलिए इस जबान में एक मिठास था, वो मिठास भी इसीलिए था, कहीं से अलग से कोई इसमें मिश्री की डली नहीं घोल दी किसी ने, या कोई जलेबी लाके डाल दी, इसीलिए था कि इसमें थोड़ा थोड़ा सबका था। तो जब सब मिलके बैठते हैं तो उसमें एक अच्छाई होती है, और अच्छाई हमेशा मीठी होती है। तो इसलिए जबान में एक रवानी थी, एक मिठास था, एक अपनाइयत थी, एक दिल को छूने वाली जबान थी। इसलिए जो है इसमें शायरी वाली फिर शायरी होने लगी इसमें। एक तो ये भी था कि एक्सेस बहुत ज्यादा था इस जबान का कि लोगों तक पहुंचेगी, तो इसी में शायरी शुरू होगी। और अब तो खैर हर जबान में शायरी हो रही है, मराठी में कमाल की शायरी हो रही है, गुजराती में कमाल की शायरी हो रही है, और दूसरी जबानों में अंग्रेजी में कमाल की शायरी हो रही है, हर जबानों में शायरी हो रही है। लेकिन स्टार्ट शायरी जो है वो यहीं से हुई थी। हालांकि अपनी अपनी जबानों में लोग करते होंगे, लेकिन हमें नहीं पता था उसका। हम पे जो शायरी खुली, जो शायरी पता चला शायरी, तो वो इसी जबान से, उर्दू से पता चला। यहाँ इस खित्ते में अगर कहें एशिया में, उसके बाद फिर सब जगह हो रही होगी अपनी अपनी जबानों में। फिर तो मतलब भाषाएं तो इतनी फैल गई कि फिर उनका, हालांकि शायरी का जो जन्म हुआ, जो शायरी स्टार्ट हुई, वो सऊदी अरब से हुई। अच्छा, जी हाँ, शायरी वहाँ से शुरू हुई। और आपने बड़े सारे शायरों को पढ़ा है? जी हाँ। और आपके फेवरेट अगर मैं कुछ पूछूं तो? देखिए मेरे पहले के भी और अभी भी। हाँ, देखिए मेरे बहुत सारे शायर फेवरेट रहे हैं। जैसे अगर मैं फिल्मी गीतकारी में मैं किसी को मानता हूँ तो आनंद बख्शी साहब नंबर 1 पे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनसे अच्छी फिल्मी राइटिंग किसी ने नहीं की। और ये मेरा मानना है, ऐसा और लोगों का कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेरे मानने पूरा हक है। और आप मुझसे पूछे तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे आनंद बख्शी साहब बहुत पसंद है, वो कमाल के राइटर थे, मैं उनको बहुत मानता हूँ, नंबर 1 पर रखता हूँ। नंबर 2 पे साहिर साहब आते हैं, चूँकि साहिर साहब जो हैं वो शायरी में और गीतकारी में शायरी लेके आए, तो चूँकि मैं शायरी करता हूँ तो मुझे शायरी से बहुत लगाव प्यार है, तो इसलिए साहिर साहब नंबर 2 पे आते हैं, बाकी सारी दुनिया नंबर 3 पे आती है। और अगर फिल्म अभी के अगर दौर की शायरों की या राइटर्स, अगर राइटर्स तो देखिए सब अभी क्या है, अभी जो राइटिंग है फिल्मों की वो बहुत डिफरेंट हो चुकी है, तो इसलिए अब उसे किसी शायरी के पैरामीटर पे या किसी गीतकारी के पैरामीटर पे आंकना, वो कोई राइटर या शायर आंके तो वो ठीक नहीं है। अब तो बस ये ऑडियंस के हाथ में रह गया, उनको चीज़ अच्छी लगी, उन तक पहुंच गई, उनको बहुत कनेक्ट कर गई, तो वो अच्छी है। और फिल्मों की अगर बात करें राइटिंग की, और अगर नहीं पहुंची तो फिर वो खराब है, वो चाहे कितनी भी अच्छी। नहीं, शायरी नहीं, अगर हम लिरिक्स राइटिंग की स्पेसिफिक बात करें। हाँ, वही लिरिक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, लिरिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा राइटर है कि कोई बहुत कमाल कर रहा है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, जैसा मैंने कहा है कि राइटर के पास वो फैसिलिटी नहीं है, और गीतकार के पास तो बिल्कुल नहीं है, उसको सीरियसली लिया ही नहीं जाता है, क्योंकि वो लोग समझते हैं गाना है 3 मिनट का और बस लिखवा लो और बस कर लो। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर की ये सोच है, तो एक राइटर क्या अच्छा लिख सकता है? तो जब वो अच्छा लिख नहीं रहा तो मैं उसे कैसे आऊँ? और उसके ना लिखने की मजबूरी ये है कि उसे सीरियसली लिया नहीं जा रहा, राइटिंग से वो प्यार नहीं किया जा रहा जो होना चाहिए। तो अब वो बेचारा क्या करे, अब मैं कैसे आंकूं या कोई भी मुझे कैसे आंक ले? तो इसलिए ये अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये अच्छा, ये बुरा, ये वो सब अच्छा ही काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके का काम कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा मानना एक और भी है कि जिस क्राफ्ट को या जिस क्रिएशन को कोई दूसरा आदमी डिसाइड करता है,
वो उसके पैरामीटर पे होती है, तो वो जो क्रिएटर है, जो कर रहा है, उसमें उसका 100% नहीं होता। नहीं, लेकिन इसमें एक बात ये भी आ जाती है ना कि जैसे अगर म्यूजिक कंपोजर अपने हिसाब से जो है वो लिखवा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन रहता होगा गानों को लिखना। हाँ, उसका अपना रहता है, उसका अपना उसके साउंड का रहता है। हाँ, उसका अपना साउंड। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जैसे ये एक्चुअली बहुत गलत मिथ है। जैसे हमारे राइटर भी कई इंटरव्यू में देखा मैंने, बैठ के बोल देते हैं, नहीं वो फिल्म का हीरो बहुत ही स्लम लैंग्वेज बोलता है, तो हम इतना उर्दू भारी, या मैं भारी उर्दू की बात नहीं कर रहा, हम इतना बड़ा ख्याल कैसे ला रहे हैं, उसे तो ख्याल नहीं आते हैं, तो हम इसलिए लिखते हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि आपका हीरो फिर फाइट कैसे करता है? एक गरीब आदमी फाइट कर सकता है? आपने देखा गरीब आदमी को कहीं गाड़ी उड़ाते हुए? या किसी भी आम आदमी को आपने गाड़ी उड़ाते हुए देखा है? नहीं देखा। आपने किसी भी आम आदमी को ऐसे कहीं बस गाना शुरू हुआ बीट टू बीट डांस करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। नहीं देखा। हाँ। अच्छा, आपने सिंगिंग करते हुए देखा किसी आम आदमी को कि वो सोनू निगम से अच्छा गा रहा हो, या सोनू निगम की तरह गा रहा हो, या अरिजीत की तरह गा रहा हो, या किसी और दूसरे सिंगर की तरह, या रफी साहब की तरह गा रहा हो? देखा आपने किसी को गाते हुए? नहीं। तो जब ये आम आदमी जिसकी जबान ठीक नहीं है, जो गरीब है, आम आदमी है, रिक्शा वाला है, या एक टैक्सी ड्राइवर है, या एक ऐसा ही आम आदमी है, शॉप पे काम करता है, तो हम बस खाली जबान ही देखते हैं उसकी फाइटिंग, बाकी हाँ फिल्मों में फाइटिंग करने लगता है वो, उसकी फाइटिंग, उसकी सिंगिंग और उसकी दूसरी चीजें जो है वो डांस वांस, वो कैसे नहीं देखता है? तो फिर तो वो भी नहीं कर सकता वो, तो वो भी कीजिए। लेकिन वो क्या है, वो फिल्म को एक एक्स्ट्रा बूस्ट देती है, फिल्म को एक अच्छाई प्रदान करती है। तो राइटिंग भी ऐसे ही करती है। तो राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है आपको? जब आपको डांस से प्रॉब्लम नहीं, सिंगिंग से प्रॉब्लम नहीं है, फाइटिंग से, तो राइटिंग से प्रॉब्लम क्यों है आपको? तो गाने के लिए आपका आदमी, फिर जब डांस के लिए डांसर हो सकता है, फाइट के लिए फाइटर हो सकता है वो आपका हीरो, और वो गाने के लिए गाना गा सकता है, तो फिर वो गाने के लिए शायरी क्यों नहीं कर सकता भाई? क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? ये बहुत ही थॉटफुल चीज है कि तो ये खामखा हमारे राइटर भी बस मुतासिर हो गए हैं, और कुछ भी बोलना है इनको, डायरेक्टर ने बोल दिया इनको कि मेरा जो हीरो है वो शायरी कैसे कर सकता है, वो तो आम आदमी है, मुझे तो आती है खंडाला ही लिखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई बुरी चीज है, आती है खंडाला लिखिए, जाति खंडाला लिखिए, जो करना है कीजिए, लेकिन भाई ये बात छोटी बात है। और हम, हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ बहुत टैलेंट है और बहुत कल्चर है, हम बहुत बड़े कल्चर में रहते हैं, पूरी दुनिया में इतने कल्चर एक साथ कहीं नहीं जो हमारे यहाँ। तो ये मेरे ख्याल से, और ये चीज जो है उन कल्चरों के मानने वालों के लिए बनाई जाती है। बाहर हमारी फिल्में कितने लोग देखते हैं? बाहर जो फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्में, वो भी इंडिया के ही लोग हैं। वो कौन सा अंग्रेज देखते हैं? उनको क्या समझ आएगी? या वो अब थोड़ा बहुत कुछ बहुत ही ग्लोबलाइज हो गया है, थोड़ा बहुत कुछ सबटाइटल वगैरह से देख लेते होंगे, लेकिन वो बहुत ही माइनर गिनती है। तो भाई फिल्में तो इन्हीं के लिए बनाई जाती है। तो मेरा मानना ये है कि जिस देश में इतने कल्चर हों, इतने मजहब हों, इतने त्योहार हों, इतनी चीज़ें, तो वहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। इतना बड़े देश है, उनको एक अच्छी चीज़ देने की कोशिश की, एक ज़बान के नाम पे, आपके कैरेक्टर के नाम पे आप कुछ भी कर रहे हैं, तो वो मत कीजिए, है ना। कैरेक्टर जो होता है वो आपका अगर खराब, अच्छा, बुरा, वो अपने काम में होता होगा या तन्हाई में होता है। लेकिन हर आदमी जब किसी पोर्टल पे बैठता है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो कुछ ऐसी बातें करे या ऐसा मैसेज पहुंचाए जो सोसाइटी में, या जो कल्चर में, या जो जबान में ओछापन ना लाता, उसको बढ़ावा दे, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करे। बस मेरा एक ये एंगल है। बाकी तो जो करना है कीजिए, आप करिए, यहाँ कौन नहीं। लेकिन राइटर्स इसके लिए क्या फाइट करते हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है कि हर राइटर अच्छा काम करना चाहता है। मुझे नहीं लगता। अच्छा, इसीलिए शायद इस वजह से, इसलिए क्योंकि राइटर को वो वैल्यू नहीं है कि वो फाइट कर सके, वो लड़े, उसके बाद कोई सुने। मेरा ये मानना है। और हालांकि राइटर्स का इसमें खुद का भी कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं कि वो जो है वो, अब देखो सब छोटी जगहों से यहाँ वहाँ से लोग आते हैं। बॉम्बे बहुत महंगा शहर है, यहाँ रहना बहुत महंगा है, और काम पाना उससे ज़्यादा महंगा काम है, यूँ कह लीजिए मुश्किल काम है, क्योंकि इतना बड़ा देश है। अभी भी यहाँ जितना बड़ा हमारा देश है, फिल्में बहुत कम बनती हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स बहुत कम हैं, डायरेक्टर्स बहुत कम हैं। अभी भी इतने बड़े देश के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए। एक्टर तो गिनती के 8 लोग हैं,
और पूरा हिंदुस्तान उन्हें ही लेके फिल्में बनाना चाहता है, इसलिए हमारी ज्यादा फिल्में खराब हो गई। क्योंकि जब जिस आदमी को हर आदमी पूछता है तो फिर वो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ भी करने लगता है, फिर वो सही डिसीजन नहीं होते उससे, क्योंकि उसको भी पड़ी नहीं होती। अरे ये नहीं बुलाएगा तो ये बुलाएगा, मुझे 25 लोग सुबह शाम तक टैग कर रहे हैं, तो ज्यादा पिक्चर उसमें भी खराब हो रही, क्योंकि एक्टर की ही चलती है, उसके हिसाब से स्क्रिप्ट हो रही। अब एक एक्टर स्क्रिप्ट में उंगलियां कर रहा है, भाई आप इतने अच्छे राइटर हैं तो लिख लो, आपको किसने रोका? जब हम आपको फिल्म में आने से नहीं रोक पा रहे, आपको स्क्रिप्ट लिखने से तो लिख लो आप। लेकिन एक राइटर लेके आया है, एक डायरेक्टर लेके आया, उसकी सुनो भाई, उसके हिसाब से काम करो। अब ये चूंकि बेचारा अब डायरेक्टर जो है वो 5 साल से पीछे पड़ा हुआ किसी एक्टर के, टाइम नहीं दे रहा हो, अब उसको टाइम दे तो वो तो कहेगा अरे सर जो आपने कह दिया पत्थर की लकीर, क्या कमाल की बात है, भले वो बात दिल लेगी ना हो, लेकिन वो कमाल की बात कहेगा क्योंकि उसे पिक्चर बनानी है। तो यही राइटर का चक्कर है, यहाँ पे चक्कर में नए आर्टिस्ट को भी काम नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा सिनेमा है, बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत बड़ा आर्ट है और बहुत बड़ा टैलेंट भी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स कम है अभी भी। फिल्में मतलब प्लेटफॉर्म्स, मेरा मतलब है फिल्में अभी भी कम बन रही हैं, एक्टर अभी भी कम लिए जा रहे हैं। लोग बस एक एक्टर आता है 10-5 साल में बस उसी के पीछे पड़ जाते हैं, नया लेते ही नहीं है। अब नए एक्टर बनाओ भाई, इतना बड़ा देश है, एक से एक टैलेंट पड़ा हुआ है, नए एक्टर बनाओ, नए राइटर बनाओ, नए डायरेक्टर बनाओ, कमाल के लोग लाओ ताकि ज्यादा लोगों को जो है काम मिल सके। और इसमें फिर इसमें सबका एक्चुअली हाथ है। फिर वो जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं फिर वो आ जाते हैं, नहीं आपके पास में हीरो कौन है, हीरो होगा तो ही फिल्म लेंगे, और ये हीरो होगा तो ही फिल्म। कंटेंट से कोई मतलब ही नहीं है, कॉन्सेप्ट से कोई मतलब ही नहीं है, राइटिंग से कोई मतलब ही नहीं है उनको। भाई राइटिंग सुनिए, उसके बेस पे आप ले लीजिए, जो इसमें फिट बैठता हो उसको ले लीजिए, नहीं बैठता तो दूसरा ले लीजिए, नया ले लीजिए। तो आप कंटेंट बना रहे हैं, आप फिल्म बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? तो ये बड़ा चक्कर चल रहा है, इसलिए यहाँ ये ठीक होना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसी उम्मीद है मुझे कि एक दिन ठीक होगा, मुश्किलें आएंगी इसमें, और जब तक ये चलता रहेगा इस तरह का सिस्टम तब तक बहुत मुश्किल है। और राइटिंग में नेपोटिज्म लगता है आपको कहीं? नहीं राइटिंग में देखो नेपोटिज्म कहीं भी नहीं, ये जो लोग कहते हैं गलत कहते हैं। देखिए नेपोटिज्म, अब मैं राइटर हूँ, मैंने सपोज करो राइटिंग करके कुछ नाम बना लिया, तो एक बात बताओ, अगर वो मेरे घर वालों के काम नहीं आएगा, या कोई अगर मैं किसी अपने घर वाले की हेल्प नहीं कर पाऊंगा, वो अब चूंकि मैं तो यही दुनिया जानता हूँ, तो मैं जैसे ही मैं किसी की हेल्प करना सोचूंगा अपने घर वालों की, तो सबसे पहले अरे उसको एक काम करते हैं, उसको लाके यहाँ राइटर बना देते हैं, क्योंकि मैं राइटिंग जान रहा हूँ, आपको उस एरिया का पता है। तो अब एक बात बताइए, जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके दूसरे तो काम है नहीं, सही बात है, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, उसके दूसरे कुछ, उसकी तो जिंदगी यही सब हो रही तमाम। अब शाहरुख खान ही है, या अक्षय कुमार है, या आयुष्मान खुराना है, इनके बच्चे करेंगे क्या? सही बात है, पूरी लाइफ भी। हाँ, या तो ये शुरू से उन्हें अलग लाइन में लेके जाएं, या कुछ वो अलग कर रहे हो, लेकिन वो अलग कुछ करते ही नहीं है, और उनको क्या एक्सपीरियंस नहीं, उनके आसपास वो सारी यही रात दिन फिल्में ही चल रही। तो वो ये बताइए, अगर अपने बच्चों को ये काम ना कराएं तो क्या कराएं? भाई एक दुकानदार, एक सुनार का बेटा जो वो दुकान सुनार कोई खोलता है, तो वो उसका बेटा ही उसको चलाता है ना। अब ये देखिए आप, अब इतने बड़े बिजनेसमैन है, अंबानीज है ना, वो इतने बड़े बिजनेसमैन है, अब उनका बिजनेस आगे उनका बेटा ही संभाल रहा। अब उन्होंने तो मुझे नहीं ढूंढा, मैं काम करो, तुराज को ले आओ और उसे बिजनेस देते हैं, देगा कोई? 1 रुपया देने वाला नहीं कोई। तो एक बात बताइए, ये एम्पायर को किसी को कैसे सौंप दे? तो वो अपने बच्चों को देंगे, उन्हीं को बढ़ाएंगे, वही काम करते हैं। तो इसमें नेपोटिज्म की बात नहीं है, और आप भी बन जाइए प्रोड्यूसर, आप आइए प्रोड्यूसर बनिए और पैसा लगाइए, अपने बच्चों को बना दीजिए, यहाँ कोई किसी को रोकता नहीं। सही बात है, कोई भी। तो हाँ, हालांकि ये भी है कि अगर किसी में वो टैलेंट नहीं है तो मेरे ख्याल से उसको थोपना नहीं चाहिए। और देखिए वो बहुत दिन टिकता नहीं, अगर कोई टैलेंट नहीं है और फिर भी थोप देता है तो वो बहुत दिन चलता नहीं, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें ये गीता नहीं गाना चाहिए, वो तो खुद ही साइड हो जाता है। आप मत देखिए पिक्चर है उसकी। जो लोग नेपोटिज्म करते हैं, या जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, पिक्चर देखनी बंद कर दें, ये वाली इनकी ना देखें भाई। देखते भी और कहते भी, ये मेरे को समझ नहीं आएगा। नहीं, लेकिन अभी एक ना ये भी एक चीज चलन में आती है कि फिल्में बहुत फोर्सफुली हिट भी कराई जा रही हैं, मतलब ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। ये तो हर फिल्म में जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है, ये तो हर फिल्म में है, ये तो अभी चल रहा है। और ये मेरे ख्याल से पहले भी होता होगा, शायद पहले का हमें पता नहीं, चूंकि हम नहीं थे, तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका बस यही है कि आप अच्छी चीज, ऑडियंस से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छी चीज
कोई भी हो, छोटी फिल्म हो बड़ी फिल्म हो, उसका एक शो लगा हो, उसके 250 शो लगे हो एक दिन में, आप अच्छी चीज को प्रमोट करें। चाहे वो 250 शो वाली बड़ी फिल्म अच्छी हो, बड़ी सो कॉल्ड जिसमें बड़े एक्टर्स हैं, बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे या बड़ी महंगी बनी है साहब कई 100 करोड़ में, चाहे वो हो, चाहे वो छोटी फिल्म छोटे एक्टरों की, नए एक्टरों की, नए प्रोड्यूसर की, नए, चाहे वो, आप उसमें कंटेंट ढूंढिए, आप उसमें एंटरटेनमेंट ढूंढिए, आप उसमें सिनेमा ढूंढिए, आप उसमें फेस या डायरेक्टर प्रोड्यूसर मत ढूंढिए। तो ऑडियंस जिस दिन ये करना शुरू कर देगी, ये लोग मजबूर हो जाएंगे नए लोगों के साथ काम करने। तो एक्चुअली सारा काम तो ऑडियंस ही करा रही है। अब कोई फिल्म को अगर ये ऐसा वो भी करते हैं, उसको फोर्सफुली हिट बताते हैं, तो कब तक बताएंगे? गाने भी एक्चुअली बहुत सारे हाँ, ये कब तक बताएंगे? एक दिन बताएंगे, 2 दिन बताएंगे, 4 दिन बताएंगे, ये भी थके बैठ जाएंगे। रोज तो आप फोर्स नहीं कर सकते। उसका एक बजट होता है, मुझे मालूम है फिल्म में बजट रखा जाता है पब्लिसिटी का, बेवजह की पब्लिसिटी का बजट रखा गया है, गाने के व्यू बढ़ाने का बजट रखा गया है, तो वो बढ़ते होंगे। मुझे तो खैर ये सिस्टम टेक्निकली नहीं मालूम है, ऐसा हमने भी सुना ही है, लोग कहते हैं, तो हम भी इन पे बात कर रहे हैं। तो वो कितने दिन बढ़ाएंगे? आप मत सुनिए गाना, उन्हें बढ़ाने दीजिए। कितना बढ़ा लेंगे? कितना बढ़ा लेंगे? बढ़ा लें, वो उसमें जितना पैसा नहीं कमाएंगे उससे ज्यादा लगा लेंगे, तो फायदा नुकसान उन्हीं का है। नुकसान तो उन्हीं का है ना, आपका तो कुछ है नहीं। तो इसलिए आप उन चीज़ों को जो अच्छी नहीं लग रही है आपको, उनको जो अवॉइड कीजिए। जो अच्छी लग रही हैं, जो आपको लगता है कि इसमें दम है, उस पर जाके आप टूट पड़िए, उसको देखिए, उसे बढ़ावा दीजिए। तो अपने आप नए एक्टर भी पैदा होंगे, नए डायरेक्टर भी पैदा होंगे, नए राइटर भी पैदा होंगे, और नेपोटिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा जब अच्छी चीज़ को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब पब्लिक के हाथ में है, लोगों के हाथ में है, देखने वालों के हाथ में है, और इनके तो है ही, जो लोग कर रहे हैं इनके तो इनके भी, इनके देखिए, इनके हाथ में 2 चांस 3 चांस 5, एक डायरेक्टर की चाहे कितना बड़ा डायरेक्टर हो, उसकी जब लगातार 5-6 फिल्में हिट फ्लॉप हो जाती हैं, तो वो घर बैठ जाता है। उसकी सारी वो जो फोर्स था उसके अंदर, वो किसी भी चीज़ को हिट कराना और अच्छी चीज़ को ज़्यादा, बुरी चीज़ को ज़्यादा, वो सब धरा का धरा रह जाता है। या बड़े बड़े एक्टर जब वो उनकी 4, 5, 8, 10 फिल्में लगातार फ्लॉप होती हैं, बस 10 का ही गेम है, उसके बाद वो घर बैठ जाते हैं, कोई फोर्स नहीं चल पाती उनकी। तो ये चल ही नहीं पाती, क्योंकि हम चलवा रहे तो चल रही है। तो इसलिए ये सब, ये देखिए, ये मेरे ख्याल से हर दौर में हुआ है। ये ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हैं, किसी एक ने कुछ पैसा लगा दिया, लगा दो भाई, उससे क्या हो रहा है? कब तक लगाएंगे आप? अगली फिर आपकी फ्लॉप हो जाएगी, है ना? अगली तो कंटेंट को भी तवज्जो देना पड़ेगी। तो इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, जिसके पास जो चीज़ होती है वो उसको लगाता है, और वो उसको अपने काम में उस फोर्स को इस्तेमाल करता है। तो आप उसको वो चीज़ देना बंद कर दीजिए, तो वो लगाएगा ही, सीधी सी बात है। तो इससे जिसके पास जो होता है वो, अब मेरे पास राइटिंग आती है, मुझे दूसरा काम नहीं आता, मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास आती नहीं, मैं फिल्म नहीं बना पा रहा क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। तो मेरे पास जो चीज़ है, मैं फोर्स लगा के भिनते दिल लिख रहा हूँ, है ना, बहुत फोर्सली भिनते दिल ऐसे ऐसे वर्ड डाल रहा हूँ, या कुछ नया करने, कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब पूरी ताकत लगा रहा हूँ। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये ठीक है। 2 गानों की हमने बात कर ली, बिनते दिल और घूमर। एक मुझे गाने की बात करनी है कि कभी जो बादल बरसे, आपका सॉन्ग है, उसमें 2 राइटर जो है आपके साथ एक और राइटर। जी हाँ। मुझे वो समझना था कि 2 लोग आखिर एक गाना 2 लोग कैसे लिखते हैं? एक्चुअली वो ये हुआ था कि उसका जो मेल पार्ट है, पहले ये गाना पूरा मेल था। अच्छा। हाँ, तो ये गाना लिख दिया था हमने, लिख के रिकॉर्ड हो गया। फिर उसका एक कुछ फीमेल पार्ट था। अच्छा। हाँ, तो वो फीमेल पार्ट मैंने नहीं लिखा था, वो मुझे नहीं लिखना था आगे, किन्हीं वजहों से। तो वो फीमेल पार्ट उन्होंने एक अंतरा या कुछ तो भी है, वो एक अंतरा वो किसी और से लिखवाया था, तो वो इसलिए उस गाने में उनका नाम भी वो, क्योंकि जब गाना, हाँ, जब गाना कहीं आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो फिर दोनों फीमेल और मेल दोनों एक ही साथ लिख देते हैं। हाँ, तो इसलिए वो, अदरवाइज ऐसे 2 राइटर एक गाना मिलके लिखते हैं तो क्या ऐसा कभी होता भी हो भी सकता है, ऐसा बहुत सारे राइटर्स के साथ में आए हैं, कुछ भी हो रहा है, कभी कभी बैठ के साथ में लिख लेते हैं लोग, तो हो भी सकता है, एक लाइन मैंने दे दी, एक आपने दे दिया, ऐसा भी हो जाता है, तो उसमें भी नाम आता है। थोड़ा सा फिल्म राइटिंग और टीवी राइटिंग में स्पेशली जब हम स्टोरी और स्क्रीन प्ले में जाते हैं तो फीडबैक बहुत होते हैं, चेंजेस बहुत होते हैं। जी हाँ। गानों में होता है ऐसा? अब बिल्कुल होता है कि ये लाइन बदल कर लाओ, वो लाइन बदल कर फिल्म में तो जैसे एक एपिसोड में मतलब जो है वो 30-40 पेज होते हैं, तो इतने सजेशंस नहीं आते। गाने में तो इतनी लाइनें भी नहीं होती, हाँ, मतलब जितने सजेशन आते हैं, है ना, लाइनें 4 होती हैं, सजेशन आते हैं 400। और कैसे सजेशन होते हैं? तो उसमें तो कोई भी दे देता ना, एक लाइन तो बतानी ना उसको, तो अजीबोगरीब होते हैं।
और बिल्कुल गाने से कोई लेना देना आपके नहीं। कोई गाने का वो याद आता है? हर गाने में कहीं पे प्रोड्यूसर देगा, कहीं पे डायरेक्टर देगा, कहीं पे म्यूजिक कंपनी वाले देते हैं, हर गाने में होता है। अच्छा। हाँ, तो ये तो होता ही रहेगा, इसका कोई शिकवा नहीं है। और आदमी जब कोई काम कर रहा होता है, वो जुड़ा हुआ होता है, उसको लगता है कि मैं बेहतर जानता हूँ ये भी। और फिल्म जो है वो बहुत सारे लोगों को मिलके बनती है, तो उसमें सबका अपना अपना रोल है, और उसमें कभी कभी आदमी दूसरे का रोल भी अपना समझने लगता है, तो उसमें भी बह जाता है वो कभी कभी। तो ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा। क्रेडिट की कितनी लड़ाई लगती है आपको? क्रेडिट की अब तो लड़ाई नहीं होती, पहले शुरू में अभी भी नहीं। हाँ। आपको नहीं होती, अदरवाइज ऐसे ओवर। हाँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो अब नहीं होती, लोग दे देते हैं। हाँ बिल्कुल, क्रेडिट की लड़ाई है। और इनिशियली हुई थी आपको? हाँ, इनिशियली बिल्कुल होती है, अभी भी कहीं कहीं होती है, कई जगह आता ही नहीं है। वो मिस्टेक्स भी होती हैं, कुछ टेक्निकली इशूज हो जाते हैं, भाई भूल गए या कोई बात होगी, या वही के देखिए जिस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देंगे वो छूट ही जाएगी। तो जिन बैनरों में और जिन डायरेक्टर्स के यहाँ, जिन प्रोड्यूसर्स के यहाँ ये सब नहीं है, राइटर्स पे इतना ध्यान नहीं है, खास तौर से लिरिसिस्ट पे तो छोटा सा पार्ट होता है। तो फिल्म का राइटर तो फिर भी पूरी फिल्म लिख रहा होता है, तो वो शुरू से आखिर तक साथ में होता है डायरेक्टर के, तो भूलना उसको मुश्किल हो जाता है। और लेकिन गाने वाने में अब एक गाने में और एक फिल्म में कई राइटर भी होते हैं, 3 राइटर हैं, 2 राइटर हैं, 4 राइटर हैं, कभी कभी 6 गाने तो 6 राइटर हैं, 6 म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ये भी चल रहा है। ये सिस्टम आपको ठीक लगता है या पहले जो गलत है? बिल्कुल महाबकवास है, ये गलत है। ये कौन लोग करते हैं फिर? वो ये क्यों हो रहा है? ये वो लोग करते हैं, ये वो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर करते हैं जिनको राइटिंग की समझ नहीं है या म्यूजिक की समझ नहीं है। तो वो क्या करते हैं, 50 गाने इससे सुने, 25 उससे सुने, 250 इससे सुने, सुन के अच्छा इसका ये गाना बहुत अच्छा है, ये ले लो। फिर उससे सुने तेरे पास क्या है, तो उसका अच्छा उसका ये बहुत अच्छा है, इससे ले लो। फिर उसके सुन लिए उसका ये बहुत अच्छा, तो ऐसे ले के वो 6 गाने ले लिए या 4 ले लिए। तो ये वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो अब वहाँ पे डायरेक्टर को पता नहीं होता है कि वही वर्ड मैंने लिखा है, वही कोई दूसरे राइटर ने भी चाहे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, हमें एक दूसरे का पता ही नहीं हमने क्या लिखा। हाँ, मैं अगर पूरी फिल्म लिख रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैंने एक गाने में क्या ख्याल है। अब एक ही ख्याल, जब डायरेक्टर का ध्यान नहीं होता वहाँ, अगर इतना ध्यान होता तो फिर एक आदमी से बैठ के अच्छे से लिखवाता हो, तो उसका इसका मतलब ध्यान नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है। एक ही गाने में एक जैसी धुन बज रही है, इसमें भी थोड़े बहुत नोट्स अलग है, इसमें भी वही धुन बज रही है, इसमें वही धुन भी, इसमें वही इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, वहाँ भी वही बज रहा है, यहाँ भी यही लिरिक्स हैं, वहाँ भी वही लिरिक्स हैं। हर गाने में जो है वो महबूबा आया हुआ हर गाने में, तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। एक एग्जांपल दिया मैंने कि एक ही वर्ड हर गाने में आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए। और स्क्रिप्ट को अब जिस आदमी ने एक गाना किया है तो उसने क्या ही फिल्म समझी होगी, है ना उसको समझने का मौका दिया गया होगा, ना उसने मौका लिया होगा कि भैया एक गाना बिका, आगे बढ़ो। तो जाहिर सी बात है वो उसमें फिल्म क्या करेगा या क्या, वो इसका मतलब 50 गानों में से उसका एक गाना लिया गया है। कभी कभी जब हम किसी को 10 मुखड़े सुनाते हैं तो उसमें से हमको पता होता है कि 1-2 ही अच्छे होते हैं, और कभी कभी सामने वाला जो खराब है वही ले लेता है। अच्छा, ऐसा होता है। तो बताइए फिर क्या होगा, उस गाने का अल्लाह ही मालिक है, तो फिर मैं क्या बहस करूँगा उसमें, क्या करूँगा? अच्छा ठीक है, आप नहीं ले लो तो ले लीजिए। तो ये सब एज अ करियर आपको लिरिक्स राइटिंग, सिर्फ अगर लिरिक्स राइटिंग की बात करें, एज अ करियर आपको लगता है कि एक सेफ? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इस तरह सेफ नहीं है। जैसे एक गाना एक फिल्म में अगर राइटर कर रहा है, पूरी फिल्म मिल रही है तो ठीक है, आपको 2-4 फिल्में मिल गई साल की तो आपका हो गया, फिर सेफ है। लेकिन इस तरह एक्चुअली राइटर इसलिए सेफ नहीं है कि जो हमसे बड़े लोग हैं वो सेफ नहीं है, वो बहुत इनसिक्योर है, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। वो कहीं से, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं चलने के लिए, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने पाँव पे, या उनके अंदर ऐसा लग रहा है कि इतनी पावर नहीं है कि हम चल पाएंगे, हम चला पाएंगे, तो वो बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। यहाँ से हिट गाना मिला, वहाँ से ले लो, यहाँ से हिट लिरिक्स मिले, वहाँ से ले लो, यहाँ से साउथ से हिट कोई फिल्म देख ली, वहाँ से उसे एडॉप्ट कर लो, है ना। और कोई ये एक्टर फिल्म चला देगा, इसकी बड़ी ऑडियंस है, इसकी पिछली फिल्म हिट हुई थी, इसको ले लो। तो ये बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं लोग, तो इनका तो फिर अल्लाह ही मालिक है। ये अब कब तक बैसाखियों पे चलेंगे? जहाँ तक बैसाखियाँ अलाउ है वहाँ तक ये चलेंगे, जहाँ तक बैसाखियाँ के खुद पाँव लग जाएंगे तो बैसाखियाँ निकल लेती हैं, या कोई किसी को पसंद नहीं है तो वो हटा देता है, तो फिर ये खड़े रह जाते हैं। तो ये है मुश्किल, तो चलता रहेगा फिर। तो इसलिए ऐसा हो रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, और ये नहीं होनी चाहिए। अपने काम में पूरा आपको भरोसा होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा इसमें राइटिंग में बहुत सारी मतलब स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, इन सब के फिल्म में सबकी डेडलाइन जो है वो होती है। जी हाँ, जी हाँ। म्यूजिक में भी होती है। जी हाँ, जी हाँ।
लिरिक्स राइटिंग में भी होती है, और अगर होती है कभी ऐसा हुआ है कि डेडलाइन आ गई और आपको गाना आया ही नहीं है, कभी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, दिमाग है कंप्यूटर थोड़ा ये, जी बिल्कुल होता है। तो जो है वो कैसे उसको डील करते हैं? बिल्कुल, देखिए कोई भी क्रिएशन जो है वो आपके आसपास कैसा एटमॉस्फेयर है, आपके पास माहौल क्या है, आपको ट्रैक क्या मिल रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। और क्योंकि नहीं तो अगर जैसे आप कभी डेडलाइन पे फंसे तो ऐसा कभी कुछ गाना हुआ है कि अरे चलो अभी यही लाइन आ रही है और इसी को लिखकर आगे नहीं, कोशिश करते हैं। देखिए कहीं मैं सच बोलूँगा, यहाँ पे कभी कभी कोशिश करते हैं कि यार ठीक है यही देख लो, देख के उसको समझ में आती है तो, और हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते उससे, लेकिन ठीक है कभी कभी होता है। और ये पता क्या है, ये ऐसी चीज़ नहीं है। खैर अब तो इसको कोई, देखिए राइटिंग की कोई वैल्यू नहीं है तो क्या बात करें इस पर, कितना लोगों को बताएं कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है और कितनी वैल्यू है, और ये कंप्यूटर नहीं है कि बटन दबाया आ गई, ये कोई डायरेक्शन नहीं है कि एक्शन बोला और एक्टिंग शुरू हो गई, या लगता है बटन दबाया एडिटिंग शुरू हो गई, या माइक पे गए कुछ भी गाना शुरू कर दिया। ये ऐसा नहीं है, ये क्रिएशन है, और ये कभी कभी लेट होता है और नहीं भी होता, कभी कभी इसमें टाइम लगता है, इसमें ट्रैक चाहिए होता है, माहौल चाहिए रहता है। आप देखिए अगर आप किसी ग्रेवयार्ड से कहीं गए, किसी की डेथ हो गई और आप गए हैं, आप मैयत से आ रहे हैं, तो आपके पास 10-15 मिनट एक आप पे ऐसा ही खौफ तारी होता है कि आप सोचते नहीं यार ये दुनिया में हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम सही नहीं कर रहे हैं, ना हम झूठ भी बोलना, हम सच बोल रहे हैं, ना हम अच्छा काम कर रहे हैं, ना हम कोई ऊपर वाले की इबादत कर रहे हैं, ना हम किसी की मदद कर रहे हैं, हम तो मर जाएंगे एक दिन, यार हम ये क्या कर रहे हैं, तो हम बौखला जाते हैं। तो उस वक्त में कोई बोले मुझे एक रोमांटिक गाना लिखे तो मैं नहीं लिख सकता, या कोई भी नहीं लिख सकता, वो दुनिया का कोई भी क्रिएटर, तो या मतलब बहुत पार्टी कर रहे हैं, मजे में हैं, नशे में हैं और धुत हैं और किसी और दुनिया में है, वहाँ कोई बोले सैड गाना लिख दो तो नहीं, सैड गाना नहीं लिखा जाएगा। तो इसके लिए एक माहौल की ज़रूरत होती है, एक एटमॉस्फेयर जो हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, राइटर को देना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और वो कब मिलेगा, जब एक रेस्पेक्ट होगी, जब उसकी वैल्यू होगी। तो ये ऐसा होता है कई बार के चीज़ें नहीं हो पाती जी। और एक गाना ऐसा लिखने में कुछ ऐसा टाइमलाइन होता है कि कितना टाइम लगता है अप्रॉक्स आपको? अब क्योंकि आप इतने गाने नहीं, कोई गाना 10 मिनट में हो जाता है, कोई 15 मिनट में हो जाता है, कोई आधे घंटे में हो जाता है, कोई 1 घंटे में होता है, किसी को 2 दिन भी लगते हैं। अच्छा, वो सब ये नहीं। संजय लीला भंसाली के लिए ऐसा बहुत सुना है कि वो सिटिंग जो है वो बहुत करते हैं, मतलब जी हाँ, एक्टर्स के साथ, हाँ, हमारी म्यूजिक की महीनों तो उनकी सिटिंग में एग्जैक्टली होता है, जैसे उन्होंने आपको ब्रीफ कर दिया या बोला आपको जो लिख कर लाना है वो उनकी सिटिंग में एक्चुअली बहुत मजा आता है। होता ये है कि तो जी हाँ, 4-6 लोग मिलके बैठते हैं, जैसे संजय जी के असिस्टेंट्स रहते हैं, संजय जी खुद बैठते हैं तो उठते ही नहीं है, कोई घंटे बैठते हैं, और कुछ सिंगर्स बैठे होते हैं और लाइव सिटिंग करते हैं, वो म्यूजिशियंस होते हैं और मैं होता हूँ, और फिर वहाँ बातें होती हैं, म्यूज़िक की बातें होती हैं, गाने की बातें होती हैं, राइटिंग की बातें होती हैं, और फिर किसी और दूसरे गाने की बातें होती हैं, वो गाना कैसा था, तो एक मज़ा आता है, एक माहौल में, वही जो ट्रैक की बात कर रहा हूँ कि ट्रैक मिलना चाहिए, तो वो एक माहौल मिलता है, वहाँ बैठ के बहुत मज़ा आता है, और ऐसे ही काम होना चाहिए, क्योंकि ये काम ही ऐसा कि जब तक आप इसमें कोई भी दुनिया का क्रिएशन डूबते नहीं, इन्वॉल्व नहीं होते और ये नहीं समझते कि मैं ज़रूरी समझा जा रहा हूँ, तब तक वो बात नहीं बनती है। अब डायरेक्टर ने बोल दिया अच्छा किसी का भी एक कंपोजर ने गाना है ऐसे डेमो गवा के भेज, हाँ ठीक है ये राइटर कौन है, अच्छा ठीक है इससे लिखवा लो आगे और उसे डब कर लो और ये मुझे भेज दो, तो इसमें तो क्या ही कैसे होगा, सही बात, तो इसमें क्या जुड़ेगा आदमी, क्या मजा आएगा, ऐसा लगेगा कोई ठीक है हमने कोई चीज़ पार्सल कर दी ऐसे ही, तो वो हमने कुछ क्रिएट किया, वो कनेक्शन फील नहीं होता, कनेक्ट ही नहीं हो रहा। हीरा मंडी का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? हीरा मंडी के कैसी रही पूरी जर्नी? पूरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। और कितना टाइम लगा आपको ये पूरे डायलॉग्स पूरे आपके हैं? नहीं डायलॉग्स तो नहीं सारे मेरे हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छा मैंने किया, और भी राइटर उन्होंने किया है, अच्छा, और डायलॉग्स भी मैंने कुछ किए हैं, और गाने मैंने अच्छा दिव्य मेरे ख्याल से दिव्य शर्मा ने वो भी हैं, सर भी खुद इन्वॉल्व हैं, और भी राइटर हैं, अच्छा, तो वो सबने मिलकर किया है, और ये गाने आपने लिखे? जी हाँ, तो तकरीबन 1 साल उसका काम चला, कभी रुक गया, कभी चला, कभी शूट चल रही है, फिर राइटिंग चल रही है, तो ऐसा सर का चलता रहता है, उसमें टाइम लगता है। जी हाँ, तो वो उसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहे हैं, बहुत वही 80% गाने मैंने पहले लिखे हैं और कुछ जो मैंने धुन पे लिखे हैं, तो वो है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया, अच्छी पोइट्री करने का मौका मिला। जैसे वो एक बार देख लीजिए, वो तो एंथम बन चुका था, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए,
और वो रील्स में भी आजकल इतनी जल्दी जो है हाँ, वो गाने ट्रेंड करने लगते हैं। जी। थोड़ा सा एक लेमन वाला सवाल है जी, बिकॉज गानों की ड्यूरेशन जो है वो अलग अलग होती है, कोई 3 मिनट का होता है, कोई 5 मिनट। अभी तो खैर बड़े गाने बहुत कम बनते हैं, लेकिन फिर भी 5 मिनट तक बन जाते हैं। तो इनके जो पैसे मिलते हैं वो टाइम के हिसाब से रहते हैं या बड़ा गाना भी? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए गाने तो आपके पैसे तो गाने के मिलते हैं। नहीं तो उसमें होता है ना कि 2 गाने बन सकते 6 मिनट का, अगर नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वो गाना छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 अंतर लिखवाने हो 2 लिखवाने, कोई 1 लिखवाना हो 1 लिखवाने, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। और आजकल लेंथ पिक्चर की कम हो गई है, तो इसलिए गाने बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हो सकते हैं। वो ठीक है, लेकिन पैसा तो गाने का ही मिलता है, एक गाने का जो भी होता है, जो भी एक अमाउंट फिक्स होता है। वो गाना छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ओके। अभी आपके अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए अपकमिंग में फिल्में हैं कई, कुछ और सिंगल्स भी हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो जिनके नाम मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि क्या होता है कि चीज़ें हमारे हाथ, हम एक फिल्म का बहुत छोटा सा पार्ट होते हैं, तो हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होती। कभी कभी फिल्मों के नाम चेंज हो जाते हैं, कभी कभी फिल्में भी रुक जाती हैं, नहीं बनती या लेट बनती है। तो फिर जो हमारे जो सामाइन है, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमें देख रही होती है, सुन रही होती है, तो उनको फिर ऐसा लगता है कि यार ये बैठ के लोग झूठ बोलते रहते हैं कि ये आ रहा है, फला आ रहा है, ढिगड़ा, फिर वो ये नाम का तो कुछ आया ही नहीं, या ये तो बहुत दिन के बाद आया, या अभी तक आया ही नहीं। तो फिर वो इंसान झूठा बनता है। तो इसलिए हमारा यही काम है, यही कर रहे हैं। तो बहुत जल्द कुछ चीज़ें नई आएंगी आपके सामने, और मैं कई काम कर रहा हूँ, तो बस यही बता सकते हैं। मुझे जो अपकमिंग राइटर्स हैं, स्पेशली जो शायरी करना चाहते हैं या फिर लिरिक्स राइटिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अगर आप गाइडेंस दे सकें या कुछ उनको टिप्स दे सकें या बता सकें कुछ। हाँ देखिए, बहुत ही सिंपल है कि जो काम आप पढ़ना चाहते हैं उस काम को करने वालों को आप ढूंढें, उनसे इंस्पायर हों, उनकी चीज़ें सुनें, उनकी चीज़ें पढ़ें, उनकी चीज़ें देखें। आजकल तो देखने का भी बहुत काम है, डिवाइस हाथ में आपके। तो पढ़ना बहुत शर्त है, ज़रूरी है। और दूसरा ये कि अपने आप पे यकीन करें और अपने आप की तैयारी करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस लेवल की आपने तैयारी की वो काम आपको आज ही मिल जाए। तो वो आज आपके काम नहीं है, कल आपको उस बड़े लेवल की कोई पिक्चर मिली और उसमें फिर अगर आपने तैयारी नहीं की तो फिर आप, क्योंकि रातों रात तो आप तैयारी तो आप बड़े रहिए, आप बड़े बनिए। बड़े आप कब बनते हैं? जब आप बहुत मेहनत करते हैं, जब आप बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। और बड़ा इंसान उससे ही बनता है, अपने काम से ही बनता है, तो अपनी तैयारी से बनता है। तो तैयारी जब आप बड़ी करेंगे तो फिर आपको बड़े ही काम भी मिलेंगे। उसके तैयारी की खुद की अपनी एक किस्मत होती है। तो अगर हमने वही नहीं बनाई तो फिर वो अपनी किस्मत का फिर वो जो सामान सामने उसको ढूंढना है तैयारी को, तो वो कहाँ से ढूंढेंगे? तो इसलिए तैयारी बहुत ज़रूरी है, तैयारी करनी चाहिए। ऐसा लगता हो लोगों को कि नहीं आजकल तो बहुत इजी है सब, लेकिन इजी नहीं है। वो हम एक आध काम जो है वो ऐसा कर लेते हैं कि वाकई अच्छा हो गया, लेकिन कंटिन्यूसली करने के लिए, टिके रहने के लिए आपकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। वो तैयारी होनी चाहिए। अच्छे राइटरों को आप पढ़िए, अच्छे राइटरों को सुनिए, और बस मेहनत कीजिए, फिर बाकी तो ऊपर वाला सब ठीक कर देता है। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बातें करने के लिए। और जैसा शो के पॉडकास्ट के शुरू में हमने कहा था कि इसका एंड जो है वो आपकी एक गज़ल के साथ होगा। जी, मैं 2 शेर सुनाऊंगा गज़ल के जो मैं पढ़ता हूँ। जैसा कि राइटरों पे ये इल्ज़ाम भी रहता है, और राइटर थोड़े से सीरियस टाइप के होते हैं, या उनमें कहा जाता है कि बहुत ही सैड होते हैं, सीरियस बातें करते हैं। और तो उनके हवाले से कि होना चाहिए इतना, क्योंकि हमारा यही काम है, हमें दर्द भी लिखना है, खुशी भी लिखनी है। तो जब तक इंसान बहुत सीरियस नहीं होगा, बहुत सैड नहीं होगा, यानी पैथोस नहीं होगा, तो वो दोनों में से कोई भी जो फीलिंग है, चाहे वो खुशी की हो, चाहे गम की हो, या उसके बीच की हो, वो कोई भी महसूस नहीं कर सकता अगर वो सीरियस नहीं है। तो उसके हवाले से मैंने ये शेर कहा है। और हमारा ये काम भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। वाह। और फिर मख्ता ये था कि बह रहा है सब्र का दरिया जो आंखों से तुराज, एक मुद्दत से प्यासे हम इसी पानी में हैं। वाह, क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।